use of participles or error in use of participles। वीडियो के इस भाग में हम लोग टर्म्स जानेंगे। पहले यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स के टर्म, कौन कौन से कंडीशन में पार्टिसिपल्स का यूज़ किया जाता है। पहला टर्म है टू फॉर्म द कंटिन्यूअस टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस के कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में पार्टिसिपल्स का प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। टू फॉर्म परफेक्ट टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के परफेक्ट टेंस में भी होता है। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ जो है वह कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में होता है। उसके एग्जांपल है कि जैसे टिंकू इज़ ईटिंग स्वीट्स, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ हुआ है। और चीकू वाज प्लेइंग चेस, यह पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हुआ है। उसी प्रकार से जो है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईटिंग स्वीट्स और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज प्लेइंग चेस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी कमिंग बैक। इस प्रकार से जो है टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी परफेक्ट टेंस हैज़ फिनिश्ड और हैड टेकन, हैव ड्रंक मिल्क के रूप में यूज़ किया जाता है। टू फॉर्म द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, जैसे हैज़ बीन रीडिंग, had been watching और will have been preparing। To form the passive voice, एक्टिव वॉइस को यानी पैसिव वॉइस बनाने में तो प्रेजेंट फॉर्म में होगा। ए लेटर इज बीइंग रिटन, ही वाज पनिश्ड, द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड। इस तरह से। इसके बाद है कि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरह से किया जाता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रिडिकेटिवली। जब इसका प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाता है तो इसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं, और जब इसका प्रयोग किसी वर्ब के बाद किया जाता है तो इसे प्रिडिकेटिव कहते हैं। चूँकि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव ही है, अतः इसका प्रयोग भी एट्रीब्यूटिव होता है या प्रिडिकेटिवली, दोनों रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। टू फॉर्म ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए भी जो है पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। जैसे गॉड विलिंग वी शैल विन वन डे, तो यहाँ पर गॉड विलिंग जो है यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के लिए इसका प्रयोग किया गया है, और यह एक सेपरेट फ्रेज की तरह लगता है जो मेन सेंटेंस वी विल विन वन डे के लिए इसका यूज़ किया गया है। तो एब्सोल्यूट फ्रेज के रूप में इसका यूज हुआ है, तो इसलिए यह पार्टिसिपल जो है यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी हम इसे कह सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी यूज लाइक एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में भी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कम रनिंग, शी वेंट स्माइलिंग टू हिम, तो इस तरह से यानी रनिंग, स्माइलिंग, यह सब जो है यह एडवर्ब के रूप में किया गया, इसका यूज़ किया गया है। इसी तरह से जो है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन समटाइम रिप्लेस ए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी कभी वह बदल देता है। जैसे कहते हैं कि द वुमन हु इज़ सिटिंग हियर इज़ जेंटिल,
इसके जगह पर हम लोग यह कह सकते हैं, इसे हु को हटा देंगे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि द वुमन सिटिंग हियर इज़ जेंटिल। तो उसको हटा देने पर भी जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो सिटिंग का यूज करने पर हम उसे नहीं भी लिखते हैं तो भी वह जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में वह यानी रिलेटिव प्रोनाउन को का जगह ले लेता है। इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। और आगे कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन बी यूज आफ्टर द वर्ब ऑफ सेंसेशन, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ जो है वह वर्ब ऑफ सेंसेशन के रूप में भी किया जाता है, जैसे हर्ड, स्मेल, सी, वॉच्ड, ये सब के रूप में। कैच, फाइंड, लीव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ भी सेंटेंस में किया जाता है। उसके बाद गो, कम, स्पेंड, वेस्ट, बी बिजी, यह सब वर्ब के बाद में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम लोग करते हैं। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल में रिप्लेस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्थान ले सकता है। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल में रिप्लेस ए मेन क्लॉज, कभी कभी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन क्लॉज के बदले भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जब एक ही वाक्य में दो कार्य सिमुलेनियसली किया जाता है तो एक को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है और पार्टिसिपल का जो चॉइस है वह हम फिनाइट वर्ब के पहले या उसके बाद रख सकते हैं। तो जैसे कि अलग अलग सेंटेंस है, दो कार्य किया गया है, जैसे ही वेंट अवे, ही स्माइल्ड, तो यहाँ पर दो वर्ब है तो इसे हम इस प्रकार से दिखला सकते हैं कि ही वेंट अवे स्माइलिंग, यानी स्माइलिंग ही वेंट अवे, लाइक दैट। जब किसी कार्य के द्वारा दो कार्य किए जाए तो दूसरे कार्य के पहले के तत्काल बाद यानी इमीडिएट आफ्टर द फर्स्ट किया जाए तो पहले प्रेजेंट, यानी कहने का अर्थ है कि दो कार्य किए जाए और दूसरे कार्य के तुरंत तत्काल बाद जो है वह किया गया हो, दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद किया गया हो, तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है और तथा पार्टिसिपल के बाद रखा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हियरिंग द क्राई शी कैम रनिंग आउट, यहाँ पर हियरिंग को पहले रखा गया है क्योंकि उसने सुना। जैसे वह सिंपल में अगर कहेंगे तो वह इस प्रकार से कर सकते हैं, शी हर्ड द क्राई एंड कम रनिंग आउट, तो पहले उसने सुना है इसलिए हियरिंग को पहले रखते हैं, तो कहेंगे हियरिंग द क्राई शी कैम रनिंग आउट। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जाएं तो एक के बिल्कुल पूरा होने पर दूसरा कार्य संपन्न हो, तो ऐसी स्थिति में पहले संपन्न होने वाले कार्य को परफेक्ट इन्फिनेटिव के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कहते हैं हैविंग फिनिश हिज वर्क ही कैम होम, हैविंग वर्कड हार्ड शिवम गॉट 95% मार्क्स। इस प्रकार से जब उसके बाद का टर्म है, जब पार्टिसिपल का प्रयोग सामान्य एडजेक्टिव की तरह होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव इन मीनिंग, पार्ट पार्टिसिपल पैसिव इन मीनिंग और परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव और पैसिव इन मीनिंग होता है। जैसे एक्टिव इन मीनिंग में कहेंगे तो
प्रेजेंट पार्टिसिपल में द राइजिंग सन, पैसिव इन मीनिंग में द स्टोलन मनी, एक्टिव इन मीनिंग में हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, और यानी परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में, और परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में पैसिव इन मीनिंग में कहेंगे द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड। यदि कोई पार्टिसिपल किसी रॉन्ग नाउन या प्रोनाउन से कनेक्टेड होता है तो यह वैग सेंस यानी को एक्सप्रेस करता है, यानी अस्पष्ट अर्थ देता है। तो ऐसे मीनिंग के जगह में हम लोग पार्टिसिपल को मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कहते हैं। यानी कि अगर कुछ ऐसा इस तरह से कहा जाए तो वहाँ पर पार्टिसिपल का मीनिंग स्पष्ट नहीं होता है। जैसे अगर यह कह देते हैं कि वेटिंग फॉर ए बस ए स्टोन फेल ऑन माई हेड, तो यहाँ पर यह लग रहा है कि वह स्टोन जो है वह बस का ही इंतज़ार कर रहा था और बस के आते ही वह आकर के लगा। तो यहाँ पर यह सेंस, यह उचित सेंस को नहीं दे रहा। तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन से यह रॉन्गली लिंक्ड है, इसलिए इसे मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कहेंगे। और अगर इसे इस प्रकार से कहते हैं तो इसका मीनिंग स्पष्ट हो जाता है और यह करेक्टली लगता है। जैसे कहेंगे एज वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर ए बस ए स्टोन फेल ऑन माई हेड, तो यहाँ पर यह लग रहा है साफ कि वह जब मैं बस का इंतज़ार कर रहा था तो एक पत्थर आकर के मेरे सिर पर लगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है। एरर इन द यूज ऑफ पार्टिसिपल। एरर इन द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स में जो टर्म है वह इस प्रकार है। चूँकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है इसीलिए सेंटेंस में प्रत्येक पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस अवश्य रहना चाहिए। यानी सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिसको इसे क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं होने पर सेंस में एरर ऑफ मिस रिलेटेड पार्टिसिपल अराइज हो जाता है। जैसे कहें बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, तो यह सेंटेंस गलत है क्योंकि बीइंग पार्टिसिपल है तथा इसका सब्जेक्ट आई नहीं है, यानी बीइंग इज नॉट प्रॉपरली रिलेटेड विथ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आई। अतः बीइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस आरंभ में देकर सब्जेक्ट को इस प्रकार शुद्ध रूप से हम लोग लिख सकते हैं कि इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। इसी प्रकार सेंटेंस में देखें जो एरर ऑफ मिस रिलेटेड पार्टिसिपल्स हैं उसे हम लोग करेक्ट करके किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे रॉन्ग सेंटेंस है स्लीपिंग इन द फील्ड ए डॉग बाइट मोहन, तो राइट होगा स्लीपिंग इन द फील्ड मोहन वाज बिटन बाय ए डॉग। तो यानी फील्ड में सोते वक्त मोहन एक कुत्ते के द्वारा काटा गया, तो यह सही होगा, ना कि ए डॉग बाइट मोहन। मोहन वाज बाइटन बाय ए डॉग। When using this instrument, it must be remembered, तो इसके जगह में राइट होगा When using this instrument, you must remember. Having read the book, it must be returned to the library, इसके जगह में राइट
रूप में कहेंगे, सही रूप में, तो वह सही रूप में सेंटेंस होगा हैविंग रीड द बुक वन मस्ट रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। यह सेंटेंस सही होगा। उसी प्रकार से जैसे रॉन्ग सेंटेंस है बीइंग ए बोरिंग जॉब आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन। इसकी जगह में जो राइट सेंटेंस होगा वह होगा इट बीइंग ए बोरिंग जॉब आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन। यह राइट होगा। फिर रॉन्ग सेंटेंस है एंटरिंग द हॉल द लाइट वाज ऑफ। यह रॉन्ग सेंटेंस है। इसके जगह राइट सेंटेंस यह होगा एंटरिंग द हॉल आई फाउंड द लाइट ऑफ, या व्हेन एंटर्ड द हॉल द लाइट वाज ऑफ। यह राइट होगा। कुछ खास स्थिति में पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के बिना भी, यानी सेंटेंस के बिना, उचित नाउन या प्रोनाउन के पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। यानी कुछ खास स्थितियों में पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के बिना भी, यानी कि सेंटेंस में बिना उचित नाउन या प्रोनाउन के भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रयुक्त पार्टिसिपल को इम्पर्सनल एब्सोल्यूट कहा जाता है। कंसिडरिंग हिज क्वालिफिकेशन ही शुड हैव गॉट ए जॉब अर्लियर। टेकिंग एवरीथिंग into consideration he is a suitable candidate for this post। like that, इस तरह से जो है यह इम्पर्सनल एब्सोल्यूट पार्टिसिपल का यूज़ करके हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पार्टिसिपल जिस नाउन या प्रोनाउन को रेफर करना चाहता है वह अनिश्चित यानी इनडेफिनिट है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी सेंटेंस में पार्टिसिपल अंडरस्टूड यानी अव्यक्त रहता है, तो ऐसे समय में भी जो है सेंटेंस जो वह उदाहरण है इस प्रकार से है, कहते हैं मीटिंग यानी हैविंग बीन ओवर, यानी मीटिंग ओवर वी वेंट आउट फॉर ए वॉक। डैगर इन हैंड ही रश्ड ऑन द रॉबर्स। डैगर इन हैंड, हाथ में डैगर लिए हुए, देन डैगर बीइंग इन हैंड, तो डैगर उसके हाथ में था। ही रश्ड ऑन द रॉबर, वह रॉबर पर यानी डाकुओं पर टूट पड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पार्टिसिपल है वह अंडरस्टूड है। सेंटेंस में पार्टिसिपल अंडरस्टूड भी रहता है तो भी सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, जैसे यहाँ पर है मीटिंग हैविंग बीन ओवर वी वेंट आउट फॉर ए वॉक। तो इसमें जो एरर्स हैं उसके टर्म्स इस प्रकार से हैं, जैसे कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए जो है सेंटेंस में प्रत्येक पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस अवश्य होना चाहिए। यदि सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख जो है नहीं किया गया है, यह एरर मिस रिलेटेड पार्टिसिपल्स को एराइज करता है। तो इस रूप में जो है वह सीधे रूप में यानी सही रूप में करके लिखा जाना चाहिए। जैसे कि यह सेंटेंस था जो रॉन्ग था कि बीइंग ए रेनिंग डे आई कुड नॉट गो आउट, इसके जगह में हम लोग कह सकते हैं इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। लाइक दैट जो है वह इसके अलावे जो टर्म है उसमें कुछ खास स्थिति में पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के बिना भी, यानी सेंटेंस में बिना किसी उचित नाउन या प्रोनाउन के भी पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में प्रयुक्त जो पार्टिसिपल्स होते हैं उनको इम्पर्सनल एब्सोल्यूट कहा जाता है।
और तीसरा टर्म था जो कभी कभी सेंटेंस में पार्टिसिपल अंडरस्टूड रहता है, यानी छिपा हुआ रहता है, वैसी स्थिति में भी सेंटेंस बनाया जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार से इन एरर को इन टर्म्स के साथ में सुने तथा इसे रिपीट करें। धन्यवाद।